हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब सबका स्वागत है। एंड इंडियन पॉलिटी की जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका आज 14th चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इससे पहले के सारे वीडियोस देख लेना, अप टू 13th तक अवेलेबल है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, go to the subscribe button and hit it hard so that you can get the notification if you press the bell icon also, so you will be getting the notification at the right time whenever I upload the video. तो वो भी कर लेना। एंड देर इज़ ऑल्सो प्लेलिस्ट अवेलेबल, इंडियन इकोनॉमी करके है बाय रमेश सिंह। ये प्लेलिस्ट है कंप्लीट एकदम 57 आवर्स की है, और इसमें इसके साथ PDF भी अवेलेबल है। So go to the playlist and check these videos also. These are very important. I am getting good response and बहुत ही मेहनत करके बहुत अच्छे से बनाया है। तो मेंस पर्सपेक्टिव एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से बनाया है। फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर इन दिस सीरीज़, तो वो ज़रूर देखना। एंड चैनल पे नए हैं एज यूजुअल तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए, पॉइंट वाइज है पढ़ाई हमारी, शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज ही पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। हम यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन में बेसिकली पावर्स को ही रिलेशन को और पावर को ही बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सेंटर और स्टेट का रिलेशन जो है बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है हमारे यहाँ। एक मायने में अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड कुछ प्रोविजंस कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट एट ऑल, सारे तो नहीं है, एक्चुअली सारे नहीं है, बट कुछ है, तो उन सबको देखेंगे। तो हमारे यहाँ जो पावर है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर है, दो लेवल पे गवर्नमेंट होती है, जैसा कि आपको पता है। सेंट्रल लेवल पे नरेंद्र मोदी की भी सरकार है, एंड दूसरे लेवल पे होती है स्टेट लेवल पे। दोनों लेवल पे सरकारें चलती हैं एंड अलग अलग पावर्स है। बिकॉज अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो देयर विल बी डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए पावर को क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो पावर्स को लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में, एक्सिक्यूटिव एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बट जुडिशरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है इट इज़ इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और उसके नीचे ही सारे कोर्ट्स हैं, जैसे कि स्टेट के हाई कोर्ट्स, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, एंड कुछ अदर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा। तो पावर जो है वो जुडिशियल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स के डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और अगर समझना हो अच्छे से सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस को, तो तीन हेड के द्वारा समझा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस की, ताकि हम संबंधों को समझ सकें कि कैसे। जो लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब कि किसको क्या पावर है, सेंटर को किस मैटर पे लॉ या फिर एक्ट बनाने का पावर है, स्टेट को किस मैटर या फिर लिस्ट पे लॉ या एक्ट बनाने का पावर है। ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। अब बात करें कि ये प्रोविजंस कहाँ हैं, तो ये प्रोविजंस हमारी डिस्कस की गई हैं आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, और इसको रखा गया है पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, 245 से लेकर 255 तक एंड पार्ट 11 हमेशा याद रखना। कुछ अदर आर्टिकल्स भी है जो कि डिस्कस कर लेंगे हम, जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन से रिलेटेड है। अब देखिए, अगर फिर अब लेजिस्लेटिव रिलेशन को समझना होगा तो 4 एस्पेक्ट में समझना होगा, जैसे कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। टेरिटोरियल का मतलब है कि कहाँ कहाँ तक इनका एक्सटेंट है, इन एक्ट का कहाँ कहाँ तक अप्लाई होते हैं। जो सेंटर एक्ट बनाता है या फिर जो स्टेट एक्ट बनाता है, तो उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है। टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब एरिया से है, किस किस एरिया को कवर करेगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, कैसे डिवाइड किए गए हैं, किस सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे सेंटर लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 लिस्ट है, वो चर्चा कर लेंगे। देन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट कुछ स्टेट के फील्ड में भी लेजिस्लेशन कर सकता है अंडर सम सर्कमस्टांसेस। कुछ डिफरेंट कंडीशंस आ जाते हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट के फील्ड में भी।
देन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब स्टेट के लेजिस्लेशन में भी सेंटर का कुछ कंट्रोल है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4 हेड में हम लोग बेसिकली डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है सेंटर का एंड स्टेट लेजिस्लेशन का, मतलब सरकार जो कानून बनाती है सेंटर लेवल की वो कहाँ कितने एरिया तक कवर करता है, और स्टेट का जो जुरिडिक्शन है सेंट्रल लॉ का कहाँ तक पहुँचता है, कितने एरिया को कवर करता है। तो देखिए पार्लियामेंट बना सकती है पूरी कंट्री के लिए या फिर कंट्री के किसी पार्ट के लिए कोई एक्ट बना सकती है डेफिनेटली, एंड कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर भी है लेजिस्लेशन के पार्लियामेंट को, जैसे कि इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट बाय द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। तो जो इंडियन सिटीजनशिप है वो चाहे कहीं भी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है और कहीं भी रहते हैं बट इंडियन सिटीजन्स हैं, तो उनको रेगुलेट किया जा सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट किया जा सकता है कहीं भी वर्ल्ड में उनका कोई प्रॉपर्टी हो। देन स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका जो पावर है वो पावर है, तो स्टेट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो या तो पूरी स्टेट को कवर कर सकता है, होल स्टेट तक ही लिमिट रह सकता है, एंड या तो किसी पार्ट को, मान लीजिए एक स्टेट है कोई, सपोज लेट्स टेक कि बिहार है स्टेट है, ठीक है, मान लीजिए ये बिहार है, तो बिहार में या तो किसी पार्टिकुलर पार्ट के लिए बिहार सरकार लेजिस्लेशन बना सकती है या तो पूरे पार्ट के लिए बना सकती है। और इनफैक्ट 2 स्टेट में भी हो सकता है, एक स्टेट लॉ दूसरे स्टेट में भी लागू हो सकता है। मान लीजिए कि यूपी बिहार है, आपस में एक साथ जुड़ता भी है, बॉर्डर्स भी लगते हैं, तो यूपी बिहार में मान लीजिए बिहार चाहे तो यूपी के लिए भी एक एक्ट बना सकता है, बट ओनली ऑन द नेक्सस, मतलब उसके पार्ट को कुछ कवर करेगा बट ओनली ऑन द नेक्सस। इसमें कहीं ना कहीं सहमति चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार का, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ऐसा हो सकता है। एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट अप्लीकेबल टू फॉलोइंग एरिया। देखिए कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ एक्चुअली अप्लीकेबल नहीं होता है, वो भी जानना ज़रूरी है। हालांकि वैसे तो पूरी कंट्री के लिए बना सकते हैं, पार्लियामेंट एक्ट बन सकता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट का जो एक्ट होगा वो अप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो जैसे कि वो एरिया मान लीजिए कि वो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप में, दादर एंड नागर हवेली में एंड दमन दीव में पार्लियामेंट का एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है कि वो यहाँ पे रेगुलेशन ला सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, यहाँ पे ये ला सकते हैं, और पार्लियामेंट के एक्ट इसमें लागू नहीं होंगे, ऐसा एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो ये है कि नेक्स्ट जो गवर्नर हैं, गवर्नर वैसे एरिया के जो शेड्यूल्ड एरिया से बिलोंग करता है कोई, जैसे उसमें आपको शेड्यूल्ड जो है हमारे, जिसमें 12 शेड्यूल है, उसमें 5th एंड 6th शेड्यूल आप हमेशा याद रखना। ये 5th शेड्यूल एक्चुअली शेड्यूल्ड एरिया से डील करता है, वैसे एरिया जहाँ पे SC ST का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कास्ट वाइज वीकर जो सेक्शन है, पिछड़े लोग जो हैं, उनके एरिया में पार्लियामेंट के लॉ अप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नर को पावर है वहाँ पे टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डजंट अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, देन गवर्नर ऑफ असम को भी कुछ पावर है, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि वो अपने एरिया में अप्लाई नहीं होने देंगे, स्पेशली इन द ट्राइबल एरिया। वैसे एरिया कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं हमारी कंट्री में, स्पेशली असम में कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो ट्राइबल है, एंड इसलिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को ही कंट्रोल दे दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल की वजह से गवर्नर को ये मैटर दिया गया है कि आप उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप उसको इंश्योर करें। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ट्राइबल एरिया होती हैं, और यहाँ पे भी पार्लियामेंट के एक्ट अप्लाई नहीं होते हैं। देन प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं द सेम पावर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे देखिए असम में गवर्नर इंजॉय करते हैं पावर, और अगर बात करें कुछ अदर ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो कि मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में है, तो इस पे प्रेसिडेंट इसको एंजॉय करते हैं। तो इन एरिया में
जो पार्लियामेंट के लॉ हैं वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं। देन अब बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, कैसे डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि कौन कौन से मैटर को, जैसे सच एज डिफेंस, सच एज कम्युनिकेशन, इनको कहाँ रखा गया है, सच एज पब्लिक ऑर्डर कहाँ रखा गया है, सच एज ट्रेड एंड रिलेशन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे मैटर्स को कहाँ रखा गया है। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया है। देन लिस्ट वन देखिए, लिस्ट वन है यूनियन लिस्ट। तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को लिस्ट वन कहते हैं, स्टेट लिस्ट को लिस्ट टू कहते हैं एंड कंकरेंट लिस्ट को लिस्ट थ्री कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर हैं जैसे डिफेंस, जैसे कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं। इसमें क्या है, सेंटर को लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। सेंटर इसमें रूल्स रेगुलेशंस एक्ट बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, और बेहतर है भी इनफैक्ट, एंड इसीलिए इसको यूनियन लिस्ट में रखा है जो कि सेंटर के कंट्रोल में रहता है। इस पर ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट ही एक्ट बना सकती है। दूसरा जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है। ये ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो कि रीजनल इम्पोर्टेंस के हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, सपोज तेलंगाना है, तो तेलंगाना है मान लीजिए, तो ये रीजन जो है तेलंगाना, यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको बेसिकली उन पे एक्ट बना सकती हैं पर्टिकुलर स्टेट्स। जैसे कि तेलंगाना हो गया, जैसे कि जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब स्टेट पर्टिकुलरली अपने अपने एरिया में, ज्यूरिडिक्शन में स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे बना सकती हैं एक्ट। इसमें आती कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ये सब जो रीजनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं ये यहाँ पे स्टेट लिस्ट में आती हैं। इनको ऑलरेडी मैं कवर किया हूँ पिछले वीडियो में, आई थिंक आपने देखा होगा। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें दोनों स्टेट प्लस पार्लियामेंट, सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर, दोनों को पावर है कि इसमें एक्ट बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये एक लिस्ट ऐसे है जिसमें डुअल लॉ बनता है, मतलब दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है, सेंट्रल भी बना सकता है। लेकिन मान लीजिए कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एक ही मैटर पे, एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने एक्ट बना दिया, उस केस में क्या होगा कि सेंट्रल जो एक्ट है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के एक्ट के ऊपर, मतलब सेंटर को प्रायोरिटी मिलती है यहाँ भी। और इनको रखा गया है 7 शेड्यूल में। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स छूट जाते हैं जिनको रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट कहते हैं, रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। तो वैसे सब्जेक्ट को पे एक्ट बनाना काम है सेंटर का। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है सेंटर को कि आप रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट पे भी आप एक्ट बनाइए। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का। अब देखिए 42वां संशोधन जब हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी के सरकार के समय हुआ था, और ये एक्ट आया था 1976 में, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसमें हुआ क्या कि 5 सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में थी, वो जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, ये सारे मैटर एंड हाई कोर्ट, इन सारे मैटर को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मतलब स्टेट के पावर को फर्दर कम किया गया है यहाँ पे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट को जो होते हैं, जो छूट जाते हैं, इनके अलावा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट से भी बाहर जो सब्जेक्ट हैं जिनको हम रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट कहते हैं, उनके लिए उन पे एक्ट बनाने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। और इसमें रेसिड्यूअरी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे रेसिड्यूअरी टैक्सेस को भी कलेक्ट करने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। जो टैक्सेस बाहर हैं, मतलब जो टैक्सेस लिस्ट से बाहर हैं, उन पे टैक्सेस लेने का अधिकार भी पार्लियामेंट को दिया गया है। अब बात करें कि किसका प्रीडोमिनेंस किसके ऊपर है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। नॉर्मल टाइम में तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैटर्स का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब जैसे कि यूनियन लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट हमेशा स्टेट लिस्ट के ऊपर रहती है। मान लीजिए कि कभी भी कोई मैटर है जो स्टेट लिस्ट से और यूनियन लिस्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंस आएगा यूनियन लिस्ट का। एंड यूनियन लिस्ट ओवर स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के ऊपर प्रीडोमिनेंस रहेगा, मतलब उसके ऊपर प्रिवेल करेगा।
एंड जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर रहेगा हमेशा। जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है ऐसे केस में तो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट के ऊपर रहेगा, तो प्रीडोमिनेंस ऐसे है। देन बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ। जब भी होता है, मान लीजिए दोनों के लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ऑन ए सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है एंड सेंट्रल लॉ ने भी बना दिया एंड स्टेट लॉ ने भी उसी सब्जेक्ट पे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है उसी पे एक्ट बना दिया, वैसे केस में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ। बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी है, वो ये है कि स्टेट लॉ हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ रिसीव्ड हिज एसेंट देन द स्टेट लॉ प्रिवेल इन दैट स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टेट लॉ ऐसा है, कोई कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, उस पर स्टेट लॉ बना हुआ है, सेंट्रल लॉ भी बना हुआ है, लेकिन स्टेट लॉ को रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। कौन रिजर्व करता है? तो गवर्नर करता है। गवर्नर ने रिजर्व किया है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए और प्रेसिडेंट ने उसमें सहमति भी दे दी है, तब क्या होगा? वैसे केस में स्टेट लिस्ट प्रिवेल करेगा हमारे सेंट्रल लॉ के ऊपर, स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, यही एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। कौन कौन से केस में पार्लियामेंट स्टेट फील्ड में भी लेजिस्लेशन कर सकता है, कौन कौन सी ऐसी केस होगी? तो बेसिकली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट व्हेन, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, कब कब करेगी? तो जब भाई राज्यसभा पास करेगा एक रिजोल्यूशन। राज्यसभा होता है जहाँ पे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब राज्यसभा ने खुद ही मान लीजिए एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि एक मैटर है उस पर जो कि स्टेट लिस्ट में है और वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का वो मैटर है, तो उस पर एक राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगा कि भाई पार्लियामेंट आप ही इस पे बनाइए, क्योंकि आप ही इस पे एक्ट बनाइए क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का है, और वो जो रिजोल्यूशन होगा वो सपोर्ट होना मिलना चाहिए उसको 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे। एंड मान लीजिए एक्ट बन गया तो वो कब तक लागू रहेगा? तो वो एक्ट तब तक लागू रहेगा जब तक कि जो रिजोल्यूशन है वो एक्सपायर ना हो जाए, उसके 6 महीने बाद तक, एक्सपायर होने के 6 महीने बाद तक ये लागू रहेगा उसमें। तो इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर। रिजोल्यूशन की बात हो रही है, जो रिजोल्यूशन पास होगा वो 1 साल तक रहेगा और इसको रिन्यू भी किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम, तो 1 साल के लिए मैक्सिमम कई बार भी रिन्यू किया जा सकता है। एंड लॉ सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ आफ्टर द रिजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स। तो ये पहला कंडीशन है। देखिए इसको फिर से समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मेसी हो रहा है यहाँ पे। जब भी राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग कि भाई एक मैटर है स्टेट लिस्ट का है बट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो पार्लियामेंट इस पे एक्ट बनाए। पार्लियामेंट ने एक्ट भी बना दिया, अब रिजोल्यूशन रिवाइज करते रहेंगे वो लोग, तब तक वो एक्ट भी चलता रहेगा। रिजोल्यूशन को 1-1 साल के लिए रिवाइज करते रहेंगे, जब जितनी बार चाहें तब तक चलता रहेगा। मान लीजिए एक बार उन्होंने रिवीजन बंद कर दिया 1 साल के बाद, और तो क्या होगा वैसे केस में? वो एक्ट चलता रहेगा क्या? नहीं, वो इसके एक्सपायरेशन के मैक्सिमम 6 मंथ तक चलेगा, उसके बाद एक्ट भी सीज हो जाएगा। ये इसका जीस्ट है। ठीक है, ऐसे समझो। नेक्स्ट है अगला जो कंडीशन है वो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी में भी स्टेट्स के पार्लियामेंट के पास पावर रहता है कि स्टेट लिस्ट में भी जो मैटर है उन पे भी एक्ट बना सके। तो कैसे? देखिए, लॉज बिकम इनऑपरेटिव ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी। बट वैसे लॉ जो कि बने हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के समय वो एक्सपायर कर जाएंगे जब इमरजेंसी एक्सपायर करेगी ना, उसके 6 महीने बाद वो भी एक्सपायर कर जाएंगे। ठीक है, अगला जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में पार्लियामेंट एक्ट बना सकता है स्टेट लिस्ट में, वो तब हो सकता है व्हेन स्टेट मेक ए रिक्वेस्ट, जब स्टेट एक रिक्वेस्ट करेगी। और लेकिन इसके लिए ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट, 2 और 2 से ज़्यादा ही स्टेट जब रिक्वेस्ट करेंगी तभी जाके उस मैटर पे, उस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को पावर मिलेगा कि उस पर एक्ट बना सके। एंड ये अप्लाई भी होगा एक्ट उन्हीं स्टेट्स पे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है रिजोल्यूशन के द्वारा।
एंड अदर स्टेट भी अडॉप्ट कर सकती है रिजोल्यूशन पास करके, बट ये जो एक्ट बना है इसको ये लोग अमेंड नहीं कर पाएंगे। जो स्टेट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है और पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया है उसको ये लोग अमेंड नहीं कर पाएंगे। जो अमेंडमेंट का पावर होगा वो ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट को ही होगा। अमेंडमेंट या फिर रिपील करने का, ख़त्म करने का पावर पार्लियामेंट को ही होगा एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे मैटर्स जो अब तक हुए हैं वो हैं प्राइज कंपटीशन एक्ट बना था, इसी स्टेट के स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया था तब बना था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 का, ये भी स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट के बाद बना था। देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बना था, ठीक है, ये भी बना था 1974 में, ये भी स्टेट्स के रिक्वेस्ट के बाद बना था। देन अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट बना था 1976 का। देन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जब भी मान लीजिए इंडिया क्या है इंटरनेशनल एग्रीमेंट करके आया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मान लीजिए यूनाइटेड नेशन के साथ, मान लीजिए जिनेवा कन्वेंशन, ये सब में एग्रीमेंट्स में शामिल है इंडिया। और इन सब को एग्रीमेंट्स ऐसी एग्रीमेंट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट से बिलोंग करती हैं, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन, जैसे कि एंटी हाईजैकिंग पे ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट बना सकती हैं अपना एक्ट, लेकिन इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है ऐसे केस में पार्लियामेंट एक्ट बना सकती है भले ही वो स्टेट लिस्ट में क्यों ना हो। ऐसी एग्जांपल है जैसे यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 में आया था। जिनेवा कन्वेंशन एक्ट ये आया था 1960 में, यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वार्स का जो प्रोविज़न है वो है। एंटी हाईजैकिंग एक्ट आया था 1982 में। देन लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट एंड ट्रिप्स। देन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, अगला जो कंडीशन है जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट फील्ड पे लॉ बना सकती है वो होगा ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के द्वारा स्टेट में, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पावर को ख़त्म कर दिया जाता है, डायरेक्टली राष्ट्रपति का शासन होता है। वैसे केस में लॉ बनाएगी कौन? पार्लियामेंट। और वैसी जो लॉ बनेगी वो कंटिन्यू रहेंगी टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल ख़त्म भी हो जाता है तब भी ये चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हुआ तो ये भी जो एक्ट बनी है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। बट सच ए लॉ कैन बी रिपील्ड और अल्टर्ड बाय द री इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो नए फिर से जो इलेक्शन होगा उसमें स्टेट लेजिस्लेचर जो आएगी गवर्नमेंट में वो फिर से उसको अल्टर कर सकती है या फिर री इनेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रोविज़न का, वो है सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। कहाँ कहाँ सेंटर का कंट्रोल है ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे देखिए गवर्नर को पावर है, यहाँ पे हमारे यहाँ जो स्टेट के गवर्नर्स हैं ना उनको बहुत सारा पावर है। वो स्टेट सेंटर के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और इसलिए कंट्रोल किया जाता है स्टेट्स को गवर्नर के द्वारा। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। तो देखिए गवर्नर को राइट है, उनको पावर है कि वो रिजर्व कर सकते हैं किसी भी बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड इस केस में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो मिलता है, वो उसको एसेंट नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए दोबारा गया वो वापस स्टेट लेजिस्लेचर के पास, बिल उन्होंने दोबारा भेज दिया कि भाई इसको कंसीडर करो और चेंज करो, फिर से उन्होंने चेंज करके भेजा तब भी ये इसको एसेंट नहीं देंगे, ऐसा इनको पावर हो। तो यहाँ पे इनको एसेंट जो देने का जो या नहीं देने का जो पावर है, वीटो का पावर, वो एब्सोल्यूट है, ये नहीं दे सकते हैं। और बाकी केस में जो पार्लियामेंट का एक्ट बनता है उसमें इनको एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, वहाँ पे इनको सस्पेंसिव वीटो है मिला हुआ। मैं जब प्रेसिडेंट का क्लास लूँगा, जब एक एक्सक्लूसिव क्लास होगा तो उसमें बड़े डिटेल में बताऊँगा, तब तक के लिए आप इतना जानो। नेक्स्ट है बिल्स ऑन सर्टेन मैटर्स, जैसे कि कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। वह कुछ ऐसे मैटर पे बिल्स हो सकते हैं जो कि स्टेट लिस्ट के हैं, वहाँ पे ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के प्रीवियस सैंक्शन मतलब पूर्ण सहमति पे ही उनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ये भी एक सेंट्रल कंट्रोल दिखाता है स्टेट लेजिस्लेशन पे। नेक्स्ट है द बिल्स इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। प्रेसिडेंट कैन रिजर्व मनी बिल्स एंड द अदर फाइनेंशियल बिल्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। मान लीजिए कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, उस समय भी प्रेसिडेंट को पावर है कि मनी से रिलेटेड जो भी बिल्स हैं या फिर फाइनेंशियल बिल्स हैं उनको वो होल्ड कर सकते हैं, उनको वो रिजर्व कर सकते हैं अपने कंसिडरेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट को ये सारे पावर है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ये सारे मैटर्स को देखते हुए कमीशन बैठी थी, सरकारिया कमीशन, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस को लुक इनटू करने के लिए बैठी थी, जो कि 1983 से 87 तक रही थी। एंड इन्होंने बोला कि द रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी इज़ ए टेक्निक टू अवॉइड absurdity, then resolve conflict and ensure harmony between the union and state laws। तो इन्होंने सपोर्ट किया इन सारे रिलेशंस को, इन सारे फेडरल सुप्रीमेसी को, सबको, टेक्निक को, सबको इन्होंने सपोर्ट किया। सरकारिया कमीशन का भी क्लास आएगा इसी में, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में। जब हम इसको आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जब तक मैं अगला वीडियो नहीं लाता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।